आप सभी को मेरा नमस्कार। जीडी करियर कोचिंग प्लेटफॉर्म से आज मैं आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला गद्यांश है। ठीक है, जो भी नवोदय विद्यालय के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रवेश परीक्षा के लिए जो बच्चे एग्जाम देंगे, उनके पेपर में मैंने जैसे कल भी बताया था कि जो प्रश्न होते हैं वो पहले गद्यांश दे दिया जाता है और उसी गद्यांश में से फिर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसी गद्यांश के आधार पर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है और फिर उसी गद्यांश में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला गद्यांश है, शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। अब इसमें बताया गया, देखो जो शरीर है अगर उसका भार कम करना है, मतलब शरीर का वजन कम करना है या उसको बैलेंस में रखना है, मतलब ना ज्यादा रखना है ना कम रखना है, तो उसके लिए 2 साधारण नियम बताए गए हैं। अब वो नियम क्या है? ये है कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना। अब देखो कम वसा मतलब जिसमें चिकनाई कम होती है, ऐसा भोजन जो तला वाला कम हो, चिकनाई कम हो उसके अंदर, तो वो कम वसा होती है उसके अंदर। और शर्करा मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे भोजन में, जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं में से एक है शर्करा, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। अब इसमें कहा कि शर्करा वाला संतुलित भोजन करना। अब संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो सभी उसके अंदर विद्यमान होते हैं और हमारी शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए वो भोजन। तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन, जिसको आप कहते हो न्यूट्रिशनल। आगे है करना और अधिक व्यायाम करना। आप देखो इसमें साथ में क्या बताया गया कि संतुलित भोजन तो करना ही है। वजन को कम करने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए एक तो संतुलित भोजन करना है और अधिक व्यायाम करना। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करना, शारीरिक सक्रियता बढ़ाना अपनी। अब है भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक कहा गया कि अगर आपको वजन कम करना है तो इसके लिए आपको भूखा नहीं रहना है। आगे है, यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा। अब देखो इसमें कहा गया है कि ऐसे भोजन वो कौन से हैं, जैसे चीनी है, केक है, बिस्किट है, इनको हम कम खाएं। ठीक है, और क्या ज्यादा क्या खाएं? हमें फल खाने हैं ज्यादा, सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए, मतलब जितना जरूरत है शरीर को उतना हम पानी पिए तो हमारे शरीर का जो भार है वो कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं और साइकिल चलाएं। आप देखो साइकिल चलाने से भी जो शारीरिक सक्रियता बढ़ती है, एक्टिवनेस आती है। ठीक है, और टेलीविजन देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहे। आप देखो जैसे हम टीवी देखते हैं तो क्या करते हैं, हमें एक जगह बैठे रहना पड़ता है, और वीडियो गेम्स खेलते हैं वहां भी हमें एक जगह बैठे रहना पड़ता है, जिससे जो शारीरिक एक्टिविटी है, मतलब शारीरिक जो सक्रियता है, हमारी एक्टिवनेस है, वो बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि हमें एक जगह बैठ के टीवी देखना होता है, एक जगह बैठ के हम वीडियो गेम्स खेलते हैं। इससे क्या है, जो फिजिकल फिटनेस है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। अब ये हमने गद्यांश पढ़ा पूरा। ठीक है, अब हमने गद्यांश को पढ़कर जो भी समझा है उसी के आधार पर हम इनके आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा है उसी के आधार पर हमें आंसर निकालना है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है
केवल बिस्कुट खाकर, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। तो देखो ये सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी हैं कि हम संतुलित भोजन करें और अधिक व्यायाम करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो ये ग पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का हमारा आंसर क्या बनेगा? संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। केवल व्यायाम करके भी नहीं हो सकता या अधिक फल खाकर भी नहीं हो सकता। तो जब ये दोनों चीज होंगी, मतलब संतुलित अच्छा भोजन भी होगा और साथ में व्यायाम भी होगा, तो हमारा शरीर जो है हम स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब आगे दूसरा प्रश्न है, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी और केक, फल और सब्जियां, बिस्कुट और चीनी, और बिस्कुट और फल। तो देखिए जो हमने यहाँ पढ़ा है उसमें क्या बताया गया है कि हमें अधिक फल और सब्जियां खानी चाहिए ताकि हम अपने शरीर के वजन को कम कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? कोला पेय, फलों का रस। अब पेय मतलब जो भी पीने के पदार्थ होते हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं जिनको हम पी सकते हैं, उनको पेय बोला जाता है। फलों का रस, पानी, सब्जियों का रस। तो देखो जो हमने यहाँ पढ़ा है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, तो इस गद्यांश के आधार पर हमारा तीसरे प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा बनेगा ग भाग, मतलब पानी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना, वीडियो गेम्स खेलना, पतंग उड़ाना, टेलीविजन देखना। अब देखो जो हमने इस गद्यांश में पढ़ा है उसके आधार पर हमारा ये विकल्प भी कट जाता है, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सैर करना और साइकिल चलाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? आप देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, सुस्त, निष्क्रिय, इच्छुक, ऊर्जावान। अब देखो इस सुस्त शब्द का अर्थ क्या है कि मतलब जिसके अंदर आलसपन होता है, लेजीनेस होती है, तो वो सुस्त होता है। निष्क्रिय मतलब जब कोई एक्टिवनेस नहीं रहती, हम किसी भी काम में लगे हुए नहीं रहते हैं। और इच्छुक मतलब मन की कोई इच्छा रखने वाला। ठीक है, और ऊर्जावान मतलब जिसके अंदर काम करने की शक्ति है, एक्टिवनेस होती है, वो ऊर्जावान। तो हमें यहाँ पर पूछा गया सक्रिय, सक्रिय मतलब एक्टिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सक्रिय शब्द का विलोम शब्द निष्क्रिय शब्द हो जाएगा। इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? निष्क्रिय। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा दूसरा गद्यांश शुरू हो गया, इसको हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, दीपक उत्साहित था, उत्साहित मतलब खुश था, उसका मन बड़ा ही प्रसन्न था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। अब देखो बच्चे का नाम यहाँ पर दीपक दिया गया है, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन। अब ये चचेरे क्या होता है देखिए, अब चचेरे मतलब चाचा से संबंधित। ठीक है, अब चचेरे भाई, तो चचेरा भाई मतलब चाचा का बेटा। ठीक है, और चचेरी बहन तो वो चाचा की बेटी जो आपकी बहन लगती है, तो वो चचेरी बहन और चचेरा भाई। अब चचेरे भाई का नाम प्रीत है और चचेरी बहन का नाम रिया है। उनके साथ वो रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट बैग में रख लिया। अब ये देखो यहाँ पर तैराकी, पानी में तैरना। ठीक है, तैराकी मतलब पानी में तैरना, जो जिसको हम कहते हैं स्विमिंग करना। उसने अपना ये सब सामान लिया और अपने बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे
और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। अब चावल एक फसल है, गांव है तो गांव में खेत थे, ठीक है। अब उनके चाचा जी ने उनको धान के खेत दिखाए, बताया कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, किंतु वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब ये देखो हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसी के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, अब उन प्रश्नों के हम आंसर निकालते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, उत्साहित शब्द का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर कि उत्साहित शब्द का अर्थ क्या है। अब हम पहले विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यवस्थ और निराश। तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि दीपक उत्साहित था, उसे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत प्रसन्न था, बड़ा खुश था वो। ठीक है, तो उत्साही शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न। अगला प्रश्न है, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन खालिस्तान। अब हमें इसको पूरा करना है इसके बेस पर। गांव में उब गए, घर वापस आना चाहते थे, ने पिकनिक का आनंद लिया, पेड़ों पर न चढ़ सके। अब ये देखो, ये भी हमने जैसे इसको पढ़ा है तो ये गलत है, वो बिल्कुल नहीं हुए थे। वापस, ये भी गलत नहीं, गलत है। पेड़ों पर न चढ़ सके, बल्कि वो तो पेड़ों पर चढ़े थे, मजे किए थे, है ना। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, उन्होंने पिकनिक का आनंद लिया। ठीक है, उन्हें बहुत मजा आया। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 2 का ख पार्ट उत्तर हो जाएगा ये। चलिए, अगला प्रश्न है, दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया। अब देखिए, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। माता पिता, चाचा और चचेरे भाई बहन, मित्रों, बहन। अब जैसे हमने गद्यांश को पढ़ा, इसकी पहली लाइन में है कि वो अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ में पिकनिक पर गया। तो ये ख भाग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, नंबर 4, पिकनिक का सीन। अब ये ऐसे, पिकनिक का सीन एक खालिस्तान में था, पार्क में था, समुद्र तट पर था, गांव में था या तरण ताल में था। देखो, पार्क आपको पता है, जो भी बगीचा वगैरह होता है उसको कहते हैं। समुद्र तट मतलब समुद्र के जो किनारा होता है उसको बोलते हैं गांव, और तरण ताल मतलब जो तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, उनको बोला जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर है पिकनिक का सीन कहाँ, वो गांव में गए थे, गांव। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग भाग। चलिए, 5वां प्रश्न है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे खालिस्तान। अब हमें इस खालिस्तान को भरना है। देखिए, हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो देखो, यहाँ चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाई, जैसे हमारा यहाँ आंसर मिल रहा है हमें, ये है ना, चावल उगाते हैं। तो चाचा जी ने उनको क्या बताया था कि चावल कैसे उगाए जाते हैं। चलिए, अब इसी के साथ हमारा ये तीसरा गद्यांश शुरू हो गया है। इसको भी हम पहले पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। आप देखिए, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के बीच में आती है। अब जब जाड़ा क्या है, मतलब शीत ऋतु को कहा गया है। अब जैसे आजकल का जो मौसम चला हुआ है, कितनी ठंड पड़ रही है, तो उसको हम जाड़े का मौसम। और शरद होती है जब सर्दी की शुरुआत होती है, जैसे अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है, उसको हम शरद ऋतु कह सकते हैं। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। अब ये तो पता है, जब मौसम बदलता है, कोई भी ऋतु बदलती है, तो वो अपने साथ परिवर्तन को लेकर आती है। परिवर्तन मतलब बदलाव। परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या हुआ, बदलाव होना कुछ। ठीक है, दिन छोटे हो जाते हैं। अब जैसे आप आजकल भी अनुभव करते हो ये चीजें, सर्दी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवित लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं।
मतलब इस मौसम में जो है पेड़ों को धूप नहीं मिल पाती अच्छे से, ठीक है, तो पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए, ठीक है। अब आप जैसे आप पढ़ते हो अपने साइंस में भी कि पेड़ जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, धूप से बनाते हैं, सूर्य की धूप से बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो हरे भरे रहते हैं। अब सर्दियों में उनको धूप कम मिलती है तो उनके पत्ते जो है पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। धूप के बिना यहाँ पे पत्तियां आ जाएगा, पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है। अब ये देखो, ओस जब हल्की हल्की पानी की बूंदे आपको सुबह के समय पेड़ों पर पत्तों पर दिखाई देती हैं तो वो ओस होती है। लेकिन उसमें क्या बिछी नहीं होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल मतलब सुबह का समय, ठीक है, को पाला पड़ता है। मतलब अब हम अपने वायुमंडल में देखते हैं, जब टेम्परेचर जो मतलब तापमान बहुत कम हो जाता है, आपने भी पढ़ा होगा पहले, जब तापमान कम हो जाता है जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, ठीक है। अब जैसे आजकल का मौसम है उसमें क्या होता है, अगर सर्दी ज्यादा है, टेम्परेचर जो है 0 डिग्री के आसपास चला गया तो जो वायुमंडल के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर हैं, जो जलवाष्प होते हैं, वो जमने लगते हैं। तो उससे क्या हमें क्या मिलता है, पाला। सुबह सुबह के समय आप देखते होंगे कि जो बाहर है मैदान में किसी भी जगह पर जब पानी की परत जो है वो जम जाती है बर्फ के रूप में, तो उसी को हम पाला कहते हैं, ठीक है। क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक पहुंचता है। तापमान मतलब टेम्परेचर। अब हिम बिंदु क्या है, हिम मतलब बर्फ, बिंदु मतलब वो पॉइंट जहां पर पानी बर्फ में बदलने लगती है, ठीक है, बिंदु तक पहुंच जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो पानी है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है तो वो जो लिक्विड फॉर्म होती है पानी की वो सॉलिड फॉर्म में बदलनी शुरू हो जाती है। मतलब जो तरल पदार्थ है वो ठोस रूप में आने लगती है, बर्फ जैसा सॉलिड पदार्थ के रूप में बदलने लगती है। तो आप यहाँ पर हमने जो हिम बिंदु है मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर पानी बर्फ बनने लगे। अब आगे है, पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। मतलब जब भी कोई मौसम बदलता है, ऋतु आती है, तो वो अपने साथ परिवर्तन को लेकर आती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया अनुकूल, मतलब परिस्थितियों के अनुसार ढलना, ठीक है। ग्रीष्म काल मतलब गर्मी की ऋतु, गर्मी का मौसम। चलिए, अब इसी गद्यांश के आधार पर हमारे पास प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नों को पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। ग्रीष्म और खालिस्तान के बीच शरद ऋतु आती है। अब पहला ऑप्शन है हमारा जनवरी, वसंत, शीत, अयनात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पढ़ा है गर्मी और खालिस्तान के बीच, तो हमारा यहाँ आ जाएगा जाड़े को क्या कहा गया है, शीत ऋतु कहा गया है। तो हमारे ये पहले प्रश्न का आंसर बनेगा शीत, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। अब देखो हमने यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, धूप अधिक होती है। तो देखो अब शरद ऋतु है तो गर्मी तो पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि जो दिन है वो छोटे होते हैं, हमने तो यहाँ पढ़ा था कि दिन छोटे होते हैं, जबकि यहाँ तो बड़े लिखा है। अधिक धूप होती है, नहीं, धूप तो बहुत कम मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है धूप के बिना, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या भाग, दिन छोटे होते हैं।
ये बिल्कुल ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि उनको धूप बहुत कम मिलती है, इस ऋतु में धूप कम मिलती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कटेगा, ये भी हमारा सही आंसर नहीं है ना, ये आंसर है, मतलब उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, मतलब धूप कम मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, फर गिरा देते हैं, कम भोजन खाते हैं, रंग बदल लेते हैं। तो देखो जैसे हमने यहाँ पढ़ा है कि वो भोजन एकत्र करने लगते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा क्या भाग आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 5, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। अब आप इस प्रश्न को पढ़िए, दूसरा शब्द मतलब इस शब्द का अर्थ पूछा गया है। जो बिछी होती शब्द है उसका अर्थ पूछा गया है, क्या अर्थ हो सकता है इसका दूसरा? तो घास वाली, ऊनी, ढकी हुई, बढ़ती हुई। तो जैसे हमने ऑप्शन पढ़ा, ठीक है, घास वाली नहीं है, ऊनी भी गलत है और बढ़ती हुई भी गलत है, तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा ग भाग ढकी हुई। ठीक है, बिछी होती मतलब ढकी हुई। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला गद्यांश है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और इन प्रश्नों के हम आंसर निकालेंगे। पहले है, क्या आपने रस्साकसी, या यहाँ पर आ जाएगा, क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है? मतलब ये खेल के बारे में बात हो रही है, रस्साकसी। ठीक है, यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खाली जगह चाहिए खेलने के लिए, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी चाहिए और खिलाड़ियों की 2 टीम की आवश्यकता होती है। मतलब एक खेल के बारे में बात हो रही है, रस्साकसी, और उस रस्साकसी के लिए क्या चाहिए? खुली जगह, मतलब खुला मैदान चाहिए, एक लंबी और मजबूत रस्सी चाहिए आपको, और 2 टीमें होंगी, खिलाड़ियों की 2 टीम होनी चाहिए। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी, मतलब दोनों टीमें मजबूत होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये नहीं एक तरफ तो खिलाड़ी कमजोर है और दूसरी तरफ अच्छे बलशाली हैं, तो ऐसे में तो टीम बराबर नहीं हो सकती। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है। बाध्य करना मतलब एक तरीके से मजबूर कर देते हैं, वो खेल हार जाती है। अब जैसे देखो 2 टीम खड़ी हैं, बीच में एक लाइन लगाई, ठीक है, अब इसमें क्या है, एक टीम इधर खड़ी है, एक टीम इधर खड़ी है, रस्सी लेकर सभी खिलाड़ियों ने रस्सी को पकड़ा हुआ है, इधर इन्होंने पकड़ा हुआ है, इधर इन्होंने पकड़ा हुआ है। अब एक टीम एक ही रस्से को पकड़ के रखते हैं, इधर एक, इधर से एक, इधर से दूसरी टीम, अब वो रस्से को खींचते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो टीम खींची जाती है, अब ये रस्सा है, अब टीम आपस में खींचेंगी, ठीक है, जो भी टीम, इस टीम कोई भी टीम है, दोनों में से मान लो ये टीम है, अगर ये खींच कर इनके ये पर्याप्त बल नहीं लगा पाते, अगर ये यहाँ चले जाते हैं, तो ये क्या होता है, खींची बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, मतलब इन्होंने ज्यादा जोर लगाया और ये खींचकर इनके ग्राउंड में आ गए, इनके जगह पर आ गए, तो क्या होता है, खेल हार जाती है। अब ये टीम अगर यहाँ आ गई, ठीक है, इन्होंने इतना जोर लगाया कि इनकी रस्सी को खींचकर यहाँ ले आए, तो खिलाड़ी भी इधर आ जाते हैं वो, तो क्या है, वो टीम, ये वाली टीम फिर हार जाएगी इधर। ठीक है, अब आगे है, इसमें टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए। अब इसमें बताया गया कि टीम का
कोई ऐसा खिलाड़ी जो बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है, वो क्या है, सबसे पीछे खड़ा होगा, ठीक है, और अंतिम छोर को, मतलब जो लास्ट का पॉइंट है रस्सी का, उसको पकड़े रहेगा, तभी वो ज्यादा मजबूती से पकड़ सकते हैं। और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए, मतलब जितने भी खिलाड़ियों ने रस्सी को पकड़ा हुआ है उन सबको जोर लगाना पड़ेगा, उनको बल लगाना पड़ेगा, मिलके एक साथ। संगठित मतलब एक साथ मिलकर, ठीक है। अब सारे खिलाड़ी एक साथ मिलकर जोर लगाएंगे तभी तो जीत पाएंगे, उनको इधर लेकर आ पाएंगे। संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, ठीक है, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। अब मान लो कोई भी ग्राउंड है जहां पर रस्साकसी का खेल हो रहा है, अगर वहां पर पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ कंकर पड़े हुए हैं, तो जैसे जो भी खिलाड़ी हैं अगर वो रस्सी को खींचेंगे तो उनके पैरों में चोट लग सकती है, वो कंकर चुभ सकते हैं, खून निकल आ सकता है, कोई भी घटना, मतलब कोई भी चोट लग सकती है उनके पैरों में। तो उससे क्या खेल खेलने में जो है बाधा आएगी और उनके खेल का पूरा मजा खराब हो सकता है। तो इससे क्या है, मैदान को बिल्कुल साफ रखना चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। अब है इसका पहला प्रश्न है, रस्साकसी है। अब हम पढ़ेंगे रस्साकसी क्या है। एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है, एक लड़ाई है। तो हमने पढ़ा है कि रस्साकसी क्या है, एक खेल है, ठीक है, तो ग भाग हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे रस्साकसी में हम खालिस्तान क्या मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। अब ये देखो, बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो क्रिकेट में करते हैं, है ना। छुपा छुपी एक अलग ही खेल होता है जिसमें छुपम छुपाए छुपते हैं और एक ढूंढने वाला होता है। मुक्केबाजी भी एक अलग ही गेम है। तो यहाँ जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो रस्साकसी है उसमें हम रस्सी खींचते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा तीसरा प्रश्न है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है। अंतिम छोर जैसे जो भी रस्सी है उसका जो लास्ट पॉइंट होता है उसको अंतिम छोर बोलते हैं। अब इसमें जैसे बताया गया कि वो सबसे लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए या सबसे युवा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पढ़ा है जो भी अंतिम छोर को पकड़ने वाला है वो शक्तिशाली सदस्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, ठीक है। आप जैसे हमने यहाँ देखा था, ये टीम है, ये दूसरी, ये एक टीम है, ये दूसरी टीम है। मान लो अगर इस टीम को ये वाली टीम इधर खींच के ले आती है तो वो क्या होता है, विजयी होती है, हार जाती है, सफल होती है, उसको दूसरा अवसर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या है, वो टीम अगर दूसरे टीम के मैदान में चली जाती है तो वो क्या करते हैं, वो टीम हार जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, संगठित शब्द का आशय है, आशय मतलब अर्थ, आपको मतलब बताना है इस शब्द का, ठीक है। ये जो शब्द है आशय, इसको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है अर्थ या फिर मतलब आपको मीनिंग बताना है यहाँ पर इस शब्द का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं साथ साथ, लड़ाई, खींचना या विजयी होना। तो हमने पढ़ा था संगठित होकर यहाँ पर, ठीक है, तो संगठित शब्द का अर्थ बनेगा यहाँ पर साथ साथ, ठीक है। चलिए तो इसके साथ ही हमारा आज का प्रैक्टिस सेट पूरा होता है यहाँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रैक्टिस सेट से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है। और इसी के साथ मैं अभी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।